इमेजिन यहाँ पे ग्राउंड नहीं होता और सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हमको तीनों ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे होते, तो क्या होगा? अब इन 3 ऑब्जेक्ट्स का अगर मैं मोशन चालू गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? एक थ्योरी है गैलीलियन रिलेटिविटी। गैलीलियन रिलेटिविटी आपको ये बताती है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आप उसको मल्टीपल ऑब्जर्वर्स की नज़रों से देख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक मैं अच्छी सी ये कार ले आता हूँ मेरी रेगुलर, ओके, बट हर बार इसका कलर मुझे चेंज करना ही पड़ता है ना। एक हम यहाँ पे पेड़ खड़ा कर देते हैं बीच में, तो हम जानते हैं कि ये पेड़ हमको ग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग दे देगा। जब भी हम बोलेंगे कि इस पेड़ की वेलोसिटी इस कार को क्या नज़र आ रही है या पेड़ को कार की क्या वेलोसिटी नज़र आ रही है, तो यहाँ पे मैं पहले एक ट्री लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक कार लिख देता हूँ, और जस्ट फॉर वन मोर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे एक साइकिल ले आते हैं और इस साइकिल के लिए मैं लिख देता हूँ बाइक, बी। ओके, अब समझ लो कि इसकी वेलोसिटी आगे है कुछ 20 मीटर पर सेकेंड, ये तो ऑब्वियसली स्टेशनरी होगा, और साइकिल की वेलोसिटी है पीछे की तरफ -10 मीटर पर सेकेंड। तो अभी जो मैंने ये वेलोसिटीज़ लिखी हैं, ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं, ये वैल्यूज़ कहाँ से देख के लिखी? अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्री स्टेशनरी है, तो इसका मतलब है मैं भी स्टेशनरी हूँ, जिसका मतलब है मैं और पेड़ एक तरीके से सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम कर रहे हैं। मेरे को भी वही स्पीड्स नज़र आएंगी जो इस पेड़ को नज़र आएंगी। बेसिकली हम लोग ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं अभी। ठीक है, तो हम लोग जब भी किसी मोशन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक बार पहले भी आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक, इसको टाइम की और लेंथ की, ये 2 अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब लेंथ आप कितने डायमेंशंस में देखना चाहते हो वो अलग बात है। तो हो सकता है एक कैमरा, अगर मैं सिर्फ एक कैमरा की बात करूँ, तो एक कैमरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तो अच्छे से कैप्चर कर लेता है, पर हो सकता है वो जेड एक्सिस में उतना अच्छा कैप्चर ना कर पाए। आपको आगे पीछे आती हुई चीज़ें इतने अच्छे से पता नहीं चलेंगी ना। तो एक कैमरे के पास 2 डायमेंशंस की अंडरस्टैंडिंग होगी। एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट जो कि हमारी 2 आँखों के साथ, एक ह्यूमन ऑब्जर्वर 2 आँखों से बहुत अच्छा 3 डायमेंशनल जजमेंट कर लेता है, तो हमको ड्राइव करते टाइम पता होता है कि जेड एक्सिस में भी ऑब्जेक्ट की स्पीड से आ रहा है। तो हमारे पास एक 3D अंडरस्टैंडिंग है। तो हमारे पास लेंथ की अंडरस्टैंडिंग है, टाइम की अंडरस्टैंडिंग है, जिससे हम लोग बड़े आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एंड चेंज ऑफ स्पीड यानी कि एक्सेलरेशन, ये दोनों चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। और हमको पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है कि स्पीड डाउन हो रहा है, और बहुत तेज़ आ रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है ना। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अभी हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ट्री के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम ट्री या ग्राउंड बोल सकते हैं। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमारी गाड़ी +20 से चल रही है और हमारी साइकिल -20 से चल रही है, माइनस साइन रिप्रेजेंटिंग लेफ्ट हैंड साइड, मोशन लेफ्ट साइड हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। अब ज़्यादा मज़ेदार बात यहाँ पे ये हो जाती है कि हम लोग सारा का सारा ऑब्जर्वेशन किसी और पे भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं बोलता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्री इज इक्वल टू +20 मीटर पर सेकेंड, तो मैं तुमसे उल्टा सवाल भी तो पूछ सकता हूँ कि अगर मैं एक कैमरा लगा देता कार के ऊपर, यहाँ पे मैंने एक गोप्रो रख दिया, ठीक है, और ये गोप्रो रिकॉर्ड कर रहा है सारी चीज़ें, तो इस गोप्रो को नहीं पता कि इसके नीचे कार चल रही है। इस गोप्रो को मान लो कि ज़मीन भी नहीं नज़र आ रही, इसको सिर्फ आसमान दिख रहा है, और फॉर मोस्ट टाइम आसमान स्टेशनरी नज़र आएगा। तो अगर यहाँ से उसको एक पेड़ जाता हुआ दिखता है, तो उसको इस पेड़ की वेलोसिटी क्या नज़र आएगी? उसको ये पेड़ की वेलोसिटी नज़र आएगी -20, क्योंकि वो उसको पीछे जाता हुआ दिखेगा। अब उसको नहीं पता कि पेड़ ज़मीन पे खड़ा हुआ था कि वो किसी ट्रक के ऊपर खड़ा होकर पीछे जा रहा था, गोप्रो को कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ ये पता है कि वो पीछे गया, और किस वेलोसिटी से गया, वो इतनी वेलोसिटी से जाएगा जितनी वेलोसिटी से कार आगे जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर ये पीछे जाता हुआ नज़र आएगा गोप्रो को, तो गोप्रो खुद को तो स्टेशनरी मान के ही चलेगा ना। तो बेसिकली जो ऑब्जर्वर होता है वो खुद को हमेशा स्टेशनरी समझता है, और उसको बाकी चीज़ें आगे और पीछे चलती हुई दिखती हैं। आप लोग बड़े आराम से इस चीज़ को सोच सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू कार क्या हो जाएगी। इमेजिन करके एक बार देख लो, और वैसे ही कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है सोचनी। अगर आप 20 से आगे चल रहे हो, अगर ये बाइक स्टेशनरी होती तो आपको ये 20 से पीछे आती हुई दिख रही होती, बिल्कुल इस पेड़ की तरह। पर अगर ये बाइक 10 से पीछे आ रही है खुद, और आप भी 20 से आगे जा रहे हो, तो इसकी वेलोसिटी आपको और ज़्यादा तेज़ नज़र आएगी। आप दोनों की वेलोसिटीज़ ऐड हो जानी है, और ये बाइक आपको -30 मीटर पर सेकेंड पे दिखेगी। ये माइनस लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऑब्जर्वेशन बाइक पे डाल देते, तो हम कहते हैं कि बाइक को पेड़ की वेलोसिटी क्या नज़र आएगी। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली VTB भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बाइक। तो बाइक को पेड़ की क्या वेलोसिटी नज़र आएगी? तो यू कैन इमेजिन
कि इफ़ दिस बाइक इज़ गोइंग बैकवर्ड्स, अगर यहाँ पे कैमरा होता तो उसको पेड़ आगे आता हुआ दिख रहा होता विद द सेम वेलोसिटी, है ना, तो ये उसको +10 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिखता। एंड अगर मैं इसको कार से पूछ लेता तो यहाँ पे कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बाइक हो रही होती प्लस की 30 मीटर पर सेकेंड। तो बाइक को ये चीज़ उल्टी नज़र आ रही होती, अगर कार को बाइक -30 दिख रही है तो बाइक को कार +30 दिखेगी राइट हैंड साइड जाती हुई, है ना। एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी, है ना। आप और सिंपली ऐसे सोचो कि आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझ पा रहे हो ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हम लोग फॉर्मूलाज पे चलते हैं, लेकिन फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है रिलेटिव मोशन का। और फॉर्मूला सिर्फ ये होता है कि आप जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट्स का बात कर रहे हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे करा वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू कार, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बाइक माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। इसका सिंपली सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने देखो वी बी विद रिस्पेक्ट टू वी सी अगर निकालना है तो हम वेलोसिटी ऑफ बाइक देखते हैं जो कि खुद -10 है, और वेलोसिटी ऑफ कार जो कि +20 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारा फाइनल आंसर अपने आप -30 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू कार -30, है ना। बाइक कार को नज़र आ रही है -30 से चलती हुई, यही हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ था। तो फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, फॉर्मूला इज़ सुपर सिंपल। सिमिलरली आप अगर ट्री से बात करना चाहते हो या ट्री के रिस्पेक्ट में चीज़ों को देखना चाहते हो, या इनफैक्ट ट्री को छोड़ दो, ऐसे ले लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू कार अगर आपने निकाली तो आपने यहाँ पे वी टी माइनस वी सी ही किया था, है ना। तो आपने बोला कि ट्री तो स्टेशनरी है, कार खुद +20 से चल रही है, तो उसको जो पेड़ की वेलोसिटी नज़र आई होगी वो -20 नज़र आई होगी, है ना। तो इस तरीके से आपको कोई भी फॉर्मूला लगा के रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। पर इस रिलेटिव वेलोसिटी का फ़ायदा क्या है? तो पहले तो मैं तुमको बताना चाहूँगा इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी। इमेजिन यहाँ पे ग्राउंड नहीं होता और सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स होते और हमको तीनों ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे होते, तो क्या होता? अब इन 3 ऑब्जेक्ट्स का अगर मैं मोशन चालू कर दूँ और तुमको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ये स्टेशनरी है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है टुवर्ड्स राइट, एंड जो थर्ड ऑब्जेक्ट था वो लेफ्ट की तरफ जा रहा था, है ना। एक बार और इसको देखो, ओके। इनकी वेलोसिटीज़ में लिख देता हूँ, जैसा अभी हमको दिख रहा है उसके हिसाब से मैं एक वेलोसिटी का सेट लिख देता हूँ, ओके। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है पहला वाला, ये ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी, तो इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड लिख दें। और सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आगे की तरफ दिखने में लग रही थी समथिंग स्मॉल 10 मीटर पर सेकंड के जैसा, और इसकी वेलोसिटी पीछे थी थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि अब वो नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट साइड जा रही है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो -30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी हमको जो दिख रहा था वो कुछ ऐसा था, मानते हो? ऑलराइट। अब क्या ये एक्चुअल में बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्या ये एक्चुअल में इनकी वेलोसिटीज़ ऐसी होंगी, ये हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक हमको ग्राउंड फ्रेम नहीं पता। अभी हम लोग जो ये वेलोसिटीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि हमको ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट 0 पे नज़र आ रहा है, तो बेसिकली हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इस ऑब्जेक्ट पे बैठा हुआ है या इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, जिसका मतलब है कि हमारी और इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है, तभी वो हमको 0 नज़र आ रहा है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम अभी इस ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें ये ऑब्जेक्ट, लेट्स से इनका मैं नाम दे देता हूँ, इसको ए, इसको बी और इसको सी दे देते हैं। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी जो नज़र आ रही है वो विद रिस्पेक्ट टू सी नज़र आ रही है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ए नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पे +10 है। और वेलोसिटी ऑफ सी भी ए के रिस्पेक्ट में नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पे -30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा है ये अभी हमको नहीं पता, और एक्चुअल में क्या हो रहा है ये देखने के लिए आप वापस यहाँ चलो, और अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा था जो मैंने तुमसे छुपा रखा था, और अब अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तीनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं विद इंडिविजुअल वेलोसिटीज़, जिसका मतलब है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे मान के चल रहे थे वो एक्चुअली खुद भी कुछ वेलोसिटी रखा हुआ है। इसके साथ अगर मैं इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ ये सेकंड वाले बॉल की, तो ऑब्वियस है कि वो सेकंड वाली बॉल की वेलोसिटी जो इसको 10 नज़र आ रही है वो 10 से ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि भाई साहब खुद आगे चल रहे हैं। सिमिलरली इस थर्ड बॉल की मैं बात करूँ जो लेफ्ट की तरफ जा रही है ना, इस बॉल की वेलोसिटी अगर हमको 30 नज़र आ रही है फर्स्ट बॉल के रिस्पेक्ट में, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसकी एक्चुअल वेलोसिटी 30 ना हो और उससे कम हो, क्यों? क्योंकि हमारा ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये खुद आगे जा रहा था, पर हमको किसी ने बताया नहीं कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आगे जा रहा था। अगर हमको कोई बता देता कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, तो भी हमको पता होता कि ग्राउंड पे ए की वेलोसिटी क्या है। पर अगर हमको ये सब नहीं पता, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो हम कभी भी नहीं बता पाएंगे कि इनकी एक्चुअल वेलोसिटी ऑन ग्राउंड क्या है। अगर हम कैलकुलेशन करने की भी कोशिश करें और हम पता लगाने की कोशिश करें कि व्हाट शुड बी देयर वेलोसिटी, या ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें ये मैथमेटिकली मैच हो जाए और हमको एक वेलोसिटी मिल जाए, जैसे अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो तुम ऐसे लिखोगे कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 10 एंड वी
सी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस का 30, ठीक है। रिलेटिव टू देम अगर मैं अभी इन्हीं की वेलोसिटीज़ देखूँ और ए के फ्रेम में भी अगर मैं इनके आपस में बात करूँ, तो अगर ये 10 से आगे जा रहा है और ये 30 से पीछे जा रहा है, तो ये आपस में 40 से चल रहे होंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, सी पीछे आता हुआ नजर आएगा तो -40 में लिख सकता हूँ, जिसका मतलब है यहाँ पे एक और इक्वेशन बन जाएगी, वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस का 40, ठीक है। अब अगर आप इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू करते हो, जो कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि कंक्लूजन नहीं आता है, अगर आप इनको तीनों को सॉल्व करना शुरू करते हो और कहीं कहीं से काटापीटी करते हो, जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो वी भी हट जाएगा, तो आपके पास वी सी माइनस वी ए की टर्म आ जाएगी, -40 + 30, अगेन आप यहाँ पहुँच गए। तो ये आपको सॉल्यूशन नहीं देंगी। इनफैक्ट अगर इनसे कोई सॉल्यूशन निकल के आता भी है तो वो एक हिट एंड ट्रायल सॉल्यूशन होता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आप चेक कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा इसमें टाइम लगाना चाहते हो तो, ठीक है। तो इवेंचुअली बात ये हो जाती है कि अर्थ इटसेल्फ एक एम्प्टी स्पेस में मूव कर रही है, बिल्कुल जैसे हमारे ये ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे जब मैंने बाकी सारी चीज़ें हिडन कर दी थी, है ना। तो अगर मैं ये सब भी छुपा दूँ और ये वाले कंटेंट भी छुपा दूँ, तो हमारे ये जो ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से एम्प्टी स्पेस में मूव करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। उस एम्प्टी स्पेस में हम कभी भी पता नहीं लगा सकते कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है। हम हमेशा पता लगा सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बाकी चीज़ें कितना मूव कर रही हैं। सोलर सिस्टम में हम लोग एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सन को मान लेते हैं और हम कहते हैं कि सन के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इतनी, जुपिटर की इतनी, मार्स की इतनी, अर्थ की इतनी, जबकि इवेंचुअली हम जानते हैं कि सन भी स्पेस में मूव कर रहा है और उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ रिलेटिविटी वर्क्स, कि जब तक आपके पास कोई एब्सोल्यूट फ्रेम का इन्फॉर्मेशन ना हो, आप ग्राउंड को एब्सोल्यूट फ्रेम मान रहे हो जबकि ग्राउंड भी एब्सोल्यूट नहीं है, ग्राउंड खुद सन के चक्कर काट रहा है, तो इवेंचुअली बात ये आ जाती है कि कोई एब्सोल्यूट फ्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन ने भी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज प्रोड्यूस कर दी थी, सिर्फ इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि इस यूनिवर्स में कोई एब्सोल्यूट फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता। तो एवरी मोशन दैट यू स्टडी इज़ फ्रॉम समवन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स 100% फॉलो होनी भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स गलत फॉलो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आ जाते हैं जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, ओके, और उसको हम हटा सकते हैं। तो ये जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, बेसिकली हम लोग उसको एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम बोलते हैं। एक ऐसी फ्रेम जो खुद एक्सेलरेटेड है, जिसका खुद का कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, और दूसरी फ्रेम जिसका अपना कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी, ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड। इसका एक्चुअल साइंटिफिक नेम जो है वो हो जाता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। आप पूछोगे कि यहाँ पे इनर्शिया वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है, तो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। एक्सेलरेटेड जब भी कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे इनर्शिया फॉलो नहीं होता, फॉलो नहीं होता ऐसा बोलना ठीक है, हाँ बोलना ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे सोचो कि अगर तुम एक बस में हो और ये बस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो क्या होगा, सारे के सारे लोग जो इस बस में बैठे होंगे वो सारे के सारे लोग एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट तुमको हर इंसान स्टेशनरी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक आगे तक भी हर इंसान बिल्कुल स्टेशनरी है। पर अगर ये बस थोड़ी सी ब्रेक लगाने लग जाए, ठीक है, यहाँ पे दोनों टायर्स में हम लोगों ने थोड़ी सी ब्रेकिंग शुरू कर दी, तो ये बन जाएगा एक डीसेलरेटिंग बस, जिसका मतलब है कि अब ये बस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, वो बस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल बन जाएगा। तो अगर इस बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक कैमरा होता और ये बस उस कैमरा से सारे लोगों को देख रहा होता, तो इस बस को क्या नज़र आता कि बस तो स्टेशनरी थी, बस के कैमरा को ये नहीं पता कि बाहर विंडो के क्या हो रहा है, बस एक बिल्कुल क्लोज्ड ऑब्जेक्ट समझ लो तुम लोग, ठीक है। इस कैमरे को सिर्फ ये दिखता कि ये पर्सन आगे, ये पर्सन आगे, और सारे लोग इस पर्सन पे जाके भिड़ गए। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगी तो सबको आगे धक्का लगा। अब किसने धक्का लगाया है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। इस धक्के को सूडो फोर्स बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पर अब आप देख सकते हो कि जब भी ब्रेक लग रही है, आपका इनर्शिया गायब हो जा रहा है। इनर्शिया किसको बोलते हैं हम लोग, कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहना चाहिए जब तक वो किसी एक्सटर्नल फोर्स से उसको धक्का ना दिया जाए, है ना। तो जब तक बस एक्सेलरेट नहीं कर रही थी तब तक सब अपना अपना इनर्शिया शो कर रहे थे, सब रेस्ट पे थे। जैसे ही बस ने ब्रेक लगाई, सब आगे की तरफ गिरे। उल्टा भी होता है, अगर एक स्टेशनरी बस आगे चलनी शुरू कर देगी एकदम से, तो आपको पीछे की तरफ पुश मिलेगा। अगर कोई मेट्रो में बैठा हुआ है तो वो मेट्रो में बहुत क्लियरली दिख जाता है कि आप पीछे गिर रहे होते हो, है ना, क्योंकि उसका एक्सेलेरेशन अच्छा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका इनर्शिया फेल हो रहा है। कोई भी कैमरा दिखेगा तो वो कहेगा कि ऑब्जेक्ट खुद ही आगे धक्का खा गया, किसी ने इस पर फोर्स नहीं लगाया, इनर्शिया फेल हो गया, इसलिए उसको नॉन इनर्शियल बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हमको इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के। तो अब अगर तुम लोग ये पूछना चाहते हो कि इस सब का क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या फ़ायदा और कैसे यूज़ करना है, तो इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। फ़ायदा यहाँ पे आ जाता है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स के साथ कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे चोर पुलिस के जितने भी एग्जाम्पल्स किए ना, तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन करके दे देता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे एक चोर है, और वही चोर और पुलिस की कहानी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पुलिस है, और चोर का क्या सीन था कि वो बहुत तेज़ी से पुलिस की गाड़ी के बगल में से निकला था,
तो मीटर पर सेकंड में मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 50 मीटर पर सेकंड। और हमारी पुलिस कार फिर चालू करते हैं अपना इंजन और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलेट करना शुरू करती है। तो इन दिस टाइम चोर आगे भागे जाएगा, पुलिस धीरे धीरे एक्सेलेट करना शुरू करेगी, फिर चोर की स्पीड के बराबर आएगी, और फिर अभी तो वो चोर की स्पीड के बराबर आएगी, तब तक चोर बहुत आगे होगा जब तक पुलिस की स्पीड 50 होगी। फिर इस पॉइंट के बाद पुलिस की स्पीड बढ़ना शुरू करेगी, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कम होना शुरू करेगा। कब जाके ये लोग मिलेंगे? अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, जो कि मैं तुमसे कई बार पूछ चुका हूँ और तुमको इसका सॉल्यूशन आता भी होगा, तो वो तुम कैसे सॉल्व करते थे? का बड़ा सिंपल सा तरीका था, हम लोग कहते थे कि लेट्स से जो मीटिंग पॉइंट है एस डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू 50t होगा, और क्योंकि उसी टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे ही पुलिस भी चालू हो गई थी, तो पुलिस का जो डिस्टेंस होगा वो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा। इनिशियल वेलोसिटी नहीं है तो सीधा हाफ AT स्क्वायर लिख सकते हो। तो अब जब आप इन दोनों चीज़ों को इक्वेट कर दोगे तो आपको वो टाइम मिल जाएगा जब ये दोनों एक दूसरे के बगल बगल में होते हैं। तो आप लिखोगे 50t इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे 10 बचेगा, 20 इज इक्वल टू टी। तो टी का आंसर 20 सेकंड्स आ रहा है। एक आंसर 0 आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली 0 पे भी ये बगल बगल में थे, और दूसरा आंसर 20 आ रहा है जो कि ये बता रहा है कि 20 सेकंड बाद ये दोनों वापस एक दूसरे के बगल बगल में होंगे। तो ये हमारा अभी तक का अप्रोच था। पर अब आप जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हो या रिलेटिव फॉर्म में इसको स्टडी करना चाहते हो, तो आप इसको एक सेकंड तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वो तरीका ये है कि आप किसी भी एक पर्सन के रिस्पेक्ट में दूसरे पर्सन की बात कर लो। तो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस की मैं बात करूँ, तो वो +50 थी क्योंकि चोर भाई साहब इस वेलोसिटी से आगे निकल गए थे। पर एक्सेलरेशन ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस क्या होगा? सुनने में यहाँ पे लग रहा है कि चोर के पास कोई एक्सेलेशन नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, पर नहीं, यहाँ पे 0 नहीं, AC माइनस AP करना पड़ेगा तुमको। एक्सेलेशन ऑफ चोर माइनस एक्सेलेशन ऑफ पुलिस, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 माइनस 5, तो यहाँ पे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर तुमसे ये चीज़ इमेजिन नहीं होती तो तुम इसको ऐसे सोचो कि पुलिस को धीरे धीरे चोर की वेलोसिटी कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनकी खुद की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो उसको चोर की वेलोसिटी कम होती हुई नजर आ रही है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग कि एक्सेलरेशन ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस जो है वो -5 है। क्यों? क्योंकि पुलिस को धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट एक पॉइंट पे क्या होगा, पुलिस को दिखेगा कि इसकी स्पीड 0 हुई, और फिर पुलिस को दिखेगा कि चोर पास आते जा रहा है, जबकि एक्चुअल में हो ये रहा है कि पुलिस अप्रोच कर रही है चोर की गाड़ी को। पर क्योंकि ये नेगेटिव है तो ऐसा लगेगा जैसे चोर पहले आगे गया फिर वापस इधर आया, पुलिस को अपनी गाड़ी स्टेशनरी नजर आएगी। ठीक है, अब अगर आप S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दो और आप बोलो कि पुलिस के रिस्पेक्ट में SAP, UAP और AAP, AP नहीं लिखना था ना, CP लिखना था, सॉरी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ CP, वेलोसिटी ऑफ CP एंड एक्सेलेरेशन CP, इन तीनों वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, ये जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसको U लिख दो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट वापस से 0 हो जाए ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। तो चोर विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वापस पुलिस की पोजीशन में आ जाना चाहिए, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? +50t, और यहाँ पे -12 इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर। तो इनफैक्ट ये सेम इक्वेशन बन जाती है जो हमने ऊपर लगाई थी, और ये सेम आंसर दे देती है आपको, जो कि t इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पे तुम कहोगे कि सर ये तरीका कोई स्पेशली ईजी था नहीं जो आपने इतनी मेहनत करवाई, तो मैं तुमसे अग्री करूँगा, पर फिर मैं तुम्हें इसका सेकंड केस बता दूंगा जो एक्चुअल में आपके क्वेश्चंस को आसान करता है। तो स्पेशली ग्रेविटी वाले केसेस में ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के केस में अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है और एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका है, या थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम लोग दो प्रोजेक्टाइल्स को भी स्टडी कर रहे होंगे कि ये भी है और ये भी एक प्रोजेक्टाइल है, और ये दोनों यहाँ पे जाके कोलाइड करते हैं, तो किस टाइम पे कोलाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हमको रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन लगाने से बहुत आसानी हो जाती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये बिल्डिंग तुम्हारी 500 मीटर हाइट पे है। लेट्स से कि हमने इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ा है फ्री फॉल करने, ठीक है, और ये जो मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि ये दोनों किस हाइट पे कोलाइड करते हैं, कौन सी वो हाइट होगी ज़मीन से जिस हाइट पे ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे या पहली बार मिल लेंगे। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इजी हो जाता है जब आप इसको रिलेटिव में सॉल्व करते हो। पहले मैं आपको बताता हूँ कि नॉन रिलेटिव तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे बोलते हैं कि ऊपर से ये नीचे आ रहा है, इसको मैं डिस्टेंस D बोल देता हूँ। तो नीचे से ये जो, इनफैक्ट ऊपर वाले को D बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले को आप 500 माइनस h बोल सकते हो और नीचे वाले को आप h बोल सकते हो, है ना। तो आप इक्वेशन लिखते हैं कि नीचे से जो ऊपर जा रहा है उसके लिए h इज इक्वल टू UT माइनस हाफ ग्रेविटी का 10 इंटू टी स्क्वायर, और ऊपर से जो 500 माइनस h आ रहा है उसके लिए नेगेटिव में ये डिस्प्लेसमेंट माइनस का 500 माइनस h इज इक्वल टू UT जो कि 0 है माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर। ठीक है,
इस तरीके से आपको ये दो इक्वेशंस लिखनी होती और फिर यहाँ पे आप h को सॉल्व करते। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इजी तरीका बता दूँ, थोड़ा सा इजी तरीका, ज़्यादा भी नहीं, वैसे इक्वेशन सॉल्व करने लगोगे तो भी आसानी हो जाएगी, तुमको पता चलेगा कि कोई इतना मुश्किल था नहीं, पर ज़्यादा इजी तरीका ये हो जाता है कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज़ हाउ मच, इट्स जस्ट एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2। इंटरेस्टिंगली द मोमेंट यू रिलीज दीज ऑब्जेक्ट्स, जिस समय आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को छोड़ दिया हवा में, इसको एक वेलोसिटी देके और इसको फ्री में, उस समय इन दोनों का एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी हो रखा था, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का किस्सा ही खत्म हो गया और पूरा क्वेश्चन सिर्फ प्योरली वेलोसिटी के केस में आ जाता है। एक्सेलरेशन की कोई इक्वेशन भी नहीं लगती। अब आप बोलोगे कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, लेट्स से ऊपर वाले को 1 और नीचे वाले को मैं 2 बोल देता हूँ, तो ऐसा करो, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 करो, क्योंकि ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो आप पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसको स्टेशनरी मान लेंगे। हम कहेंगे कि इसके पास ऑलरेडी कोई वेलोसिटी भी नहीं है, इसको सिर्फ ये ऑब्जेक्ट ऊपर आता हुआ दिख रहा है, एक्सेलरेशन से भी नहीं दिख रहा उसको, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ ऐसे ही आता हुआ दिख रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से आता हुआ दिख रहा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि मैंने v2 माइनस v1 लिखा है, 100 माइनस 0। आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना है, तो हम जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस 500 नज़र आएगा, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है 500 मीटर्स, तो आप डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर्स लिखोगे। अब आप टाइम पूछोगे तो आप सिंपली कहोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी और 500 अपॉन 100, तो ये दोनों 5 सेकेंड में मिल जाएंगे, ख़त्म हो गया काम। ये फ़ायदा होता है रिलेटिव मोशन से सॉल्व करने का इन चीज़ों को। ठीक है, अब एक्चुअल में ये 5 सेकेंड में मिल रहे हैं क्या, तो आप चेक करके देख सकते हो। इनफैक्ट हमको हाइट तो निकालनी है, तो हम हाइट के लिए अब फर्स्ट वाले पे ऑब्जेक्ट पे इक्वेशन लगा देते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखो, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे बचा 5, ये हो गया 500 माइनस 125, तो आपका फाइनल आंसर हो रहा है 375 मीटर्स। तो दिस इज वेयर दिस ऑब्जेक्ट विल मीट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ये रिलेटिव वेलोसिटी से थोड़ा सा आसानी से सॉल्व होता है। इनफैक्ट कोई भी ग्रेविटी का केस रिलेटिव वेलोसिटी से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, राइट। तो इसका एग्जांपल और कर लेते हैं।